समझ गए। ज्यादातर देखिएगा ये पुष्प में हरे कलर का होता है, जो बाह्य दलपुंज होता है ज्यादातर कौन सा कलर का होता है? हरे कलर का होता है। दलपुंज जो होता है जिसे हम लोग पंखुड़ियां कहते हैं, ये रंगीन होते हैं। सभी पौधों में अलग अलग, जैसे गेंदा है तो पीला, गुलाब है तो लाल भी है, उजला भी है, ब्लू भी है, कई तरह की पंखुड़ियां होती है ना। और ये जो आकर्षक जो फूल दिखता है वो किसके कारण? पंखुड़ियों के कारण। जैसे गुलाब आकर्षक दिखता है, क्यों? उसकी पंखुड़ी के कारण। उनकी पंखुड़ियां क्या होती है? बहुत अच्छा दिखता है, कलरफुल दिखता है ना। तो कोई भी पुष्प आकर्षक होता है तो वो किसके कारण? दलपुंज के कारण, पंखुड़ियों के कारण। और यही रीजन है कि पंखुड़ियों से ही आकर्षक होके जो कीट होते हैं, जो मधुमक्खी होते हैं, जो भौरे होते हैं, वो फूल की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्प का कौन सा भाग कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है? पंखुड़ियां यानी कि दलपुंज। पुष्प का कौन सा भाग कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा? तो दलपुंज करेगा। और जब आकर्षण करेगा मतलब दलपुंज जो है ये पॉलिनेशन करने के लिए, परागन करने के लिए कीट को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये दलपुंज का काम है, कीट पतंगों को अपनी ओर क्या करना? अट्रैक्ट करना। और कीट पतंग जो है इसी को देख करके आते हैं। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो कैसे, अगर कोई अच्छा चीज खाने का बिक रहा है, थोड़ा अच्छा से सजा हुआ है, तो मन करता है कि जाके खा ले, है ना, देखते हैं भाई कैसा टेस्ट होगा। उसी प्रकार तो कीट पतंग का भी तो ये भोजन है। फूल में जो रस होता है जिसको मकरंद कहते हैं, कीट पतंग क्या करते हैं? इन्हीं रसों को तो वो चूसते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जब ये रंगीन रंगीन चीज देखते हैं मतलब पंखुड़ियों को, तो ये आकर्षित होते हैं उसकी ओर, कीट पतंग, है ना। तो ये दलपुंज जो है यानी कि पंखुड़ियां कीट पतंगों को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद है पुंकेश्वर। पुंकेश्वर में हमने बताया था, सबसे पहले तो आपको याद करना है, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ये फूल का क्या है? नर जनन अंग है। कौन? पुंकेश्वर। पहली बात तो ये है ना। अब पुंकेश्वर की हम बात करते हैं तो पुंकेश्वर के भी 3 पार्ट होते हैं। अगर हम पुंकेश्वर, यहां तक कहां तक लिखाए थे? हाँ, पुंकेश्वर के भी 3 पार्ट होते हैं। जैसे देखिएगा, अगर ये जो आप पुंकेश्वर देख रहे हैं, इस पुंकेश्वर को अगर हम अलग बनाए, मतलब एक अलग सा हम आपको बताने की कोशिश करें, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको, है ना, दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। अब इसमें आप देखेंगे कि जो आपका ये जो आप देख रहे हैं कि ट्यूब जैसा, पतली नलिकाएं जैसा, इसको हम लोग तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। इसको तंतु कहेंगे, क्या कहेंगे? फिलामेंट कहेंगे। अब उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये, हाँ, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वाली पट्टियां, ये परागकोश कहलाता है। क्या कहलाता है? पराग कोश कहलाता है। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और पराग कोश के ही अंदर, है ना, कई सारे पराग कण पाए जाते हैं। ये क्या होंगे? पराग कण कहलाएंगे, पॉलीग्रेन कहलाएंगे। ठीक है। तो ये यानी कि पुंकेश्वर के कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन 3 पार्ट हो गए? तो पहला तंतु यानी कि फिलामेंट, दूसरा परागकोश यानी कि एंथर, और तीसरा परागकण यानी कि पॉलीग्रेन। आपसे कई बार क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है कि परागकण कहां पाए जाते हैं? कहां पाए जाएंगे? एंथर में, पराग कोश के अंदर ही परागकण पाए जाते हैं। समझ रहे? परागकण कहां पाए जाएंगे? पराग कोश में। ठीक है। अब ये जो परागकण है, ठीक है, ये परागकण जो है इसी का मेन रोल होता है रिप्रोडक्शन में, जनन में।
है ना, आगे बताएंगे। तो लिखिएगा, फिगर बनाइए और लिखिए पुंकेश्वर के 3 पार्ट होते हैं। यहाँ तक हो गया है, ठीक है। चलिए नोट में लिख लीजिएगा कि पुंकेसर के नोट में लिख लीजिएगा, पुंकेसर के पराग कोश में ही, पुंकेसर के पराग कोश में ही पुंकेसर के पराग कोश में ही, पराग कोश एंथर में ही, पुंकेसर के पराग कोश में ही पराग कण पाए जाते हैं, पॉलीग्रेन पाए जाते हैं, ठीक है। पराग कण पाए जाते हैं, पॉलीग्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका पुंकेसर हो गया, समझ गए, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है इनमें से कौन पुंकेश्वर का भाग नहीं है, विकल्प दे देगा पराग कण, पराग कोश, तंतु, वर्तिकाग्र, है ना, या वर्तिका, अंडाशय, ओभड़ी, है ना। तो ये तीनों छोड़ करके बाकी सब इसका पार्ट नहीं होगा। अब दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, स्त्री केशर लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग स्त्री केशर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं और गायनोसियम कहते हैं। ठीक है, देखिएगा स्त्री केशर, स्त्री केशर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये पुष्प का कौन सा भाग होगा, मेल कि फीमेल, फीमेल लिखिएगा। इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट ऑफ फ्लावर, यह पुष्प का मादा जनन भाग या अंग होता है। एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया कि ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। तो अगर पूछा जाए कि एक पुष्प में मादा जनन अंग कौन कहलाता है, तो आपका क्या होगा, स्त्री केशर, गायनोसियम यानी कि जया, है ना। अब देखिएगा, अब जिस प्रकार से हमने पुंकेश्वर को देखा कि उसमें 3 पार्ट थे, है ना, तंतु था, पराग कोश था, एंथर और पराग कण था। तो उसी प्रकार से जब हम स्त्री केशर को देखेंगे तो स्त्री केशर के भी कुछ इस तरीके से ये स्त्री केशर होता है ना, जिसके निचला वाला हिस्सा जो होता है मोटा होता है, उठा हुआ होता है, फुला हुआ होता है, गोलाकार होता है। इस प्रकार से आपको स्त्री केशर देखने को मिलेंगे। अब इस स्त्री केशर में हम बात करते हैं कि ये जो आप देख रहे हो ये वाला, है ना, ये क्या कहलाता है, तो ये स्टिग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टिग्मा, और हिंदी में इसे कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया स्टिग्मा, जिसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। दूसरा पार्ट जो होता है इसके ठीक नीचे वो होता है वर्तिका। क्या होता है, वर्तिका, जिसे हम लोग स्टाइल भी कहते हैं। और तीसरा पार्ट जो ये आप देख रहे हो, यहाँ पे एक गोल सा जो होता है ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया आपका है अंडाशय, अंडाशय, और हम लोग इसको क्या कहेंगे, ओवरी। चूंकि ये स्त्री केशर पुष्प का फीमेल ऑर्गन पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो निश्चित तौर पर इस पे ओवरी और ओव्यूल्स पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि पुष्प के किस भाग में अंडाशय पाया जाता है, तो किस में, पुंकेश्वर की स्त्री केशर में, स्त्री केशर में, है ना। तो आपका वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, अंडाशय हो गया। क्योंकि फीमेल है, महिला है, तो अंडाशय ओवरी तो होगा ही। मेल में ओवरी होगा क्या, नहीं होगा।
हाँ, उसमें शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है। अब इसमें देखिएगा कि इस अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, इस अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बीजांड, बीजांड है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं, ओव्यूल, है ना। चलिए, बीजांड या इसी को हम लोग अंडाणु भी कहते हैं। अंडाणु, जो भ्रूण का विकास, अगर एक फीमेल ऑर्गन रिप्रोडक्शन ऑर्गन में बात करें तो जो भ्रूण का क्या करता है, विकास करता है। लेकिन पौधे में तो भ्रूण का विकास होगा नहीं, इसमें या तो फल बनेगा या तो क्या बनेगा, बीज बनेगा, यही ना होगा। या तो फल का निर्माण होगा या तो बीज का निर्माण होगा। तो बताएंगे कैसे फल बनता है, कैसे बीज बनता है, कितने प्रकार के पुष्प होते हैं, सब बताएंगे। किसमें, इसमें आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, या आप एक दे देगा आपका पुंकेश्वर वाला परागकोश। ठीक है, या आपसे पूछ देगा कि बीजांड किस में पाया जाता है, स्त्री केसर, पुंकेश्वर कहाँ पाया जाता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज कहाँ पाया जाएगा। पूछ देगा कि अंडाशय कहाँ पाया जाता है ना। पूछ देगा वर्तिकाग्र कहाँ पाया जाता है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, समझे बात को। तो बस ये याद रखना है कि इट इज पार्ट ऑफ गायनोसियम, है ना। और एक तो सिंपल सी तरीका है कि अंडाशय और ओवरी और ओव्यूल कहाँ होंगे, फीमेल रिप्रोडक्शन में होंगे। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसी में न पाया जाएगा, पुंकेश्वर में तो होगा नहीं, है ना। तो ये सारा का सारा किसका भाग है, स्त्री केसर का भाग है। मतलब स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय, और चौथा अंडाणु या बीजांड। ये 4 भाग होते हैं। ठीक है, अब इसका काम सब बताएंगे, क्या क्या काम होता है। क्या कार्पेल, क्या हिंदी में, हिंदी क्या है कार्पेल, अच्छा उसका पूरा ये एक नाम होगा उसका, कार्पेल। हाँ ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम लोग कहते होंगे, है ना, पूरे पार्ट को कार्पेल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 4 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और अंडाणु। अब देखिएगा, एक हमने आपको बताया पुंकेश्वर में परागकण, है ना, पॉलीग्रेन, और एक होता है परागन, पॉलिनेशन। ठीक है, तो जो पॉलीग्रेन है इट इज पार्ट ऑफ एंडोसियम, बट जो पॉलिनेशन है इट इज प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, पॉलिनेशन जो है वो जनन की एक प्रक्रिया है जिसे हम लोग परागन कहते हैं। आगे बढ़े, लिख लिए, लिख लिए। हाँ आएगा अभी परागन है, इसके बाद देखेंगे। वायु परागन है, एनिमोफिलस है, एंटोफिलस है, बहुत सारा है, जल के माध्यम से है, हाइड्रोफिलस है। परागन में देखेंगे अभी। अब हम देखेंगे परागन, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन।
ठीक है, परागन पॉलिनेशन। अब एक हमने परागकण बताया, परागकण अलग है और परागन अलग है। परागन क्या है, देखिए परागन क्या है, तो हमने कहा सिंपल सी बात समझिए, परागन क्या है। परागन एक प्रोसेस है, किसका, रिप्रोडक्शन का, पौधे की जनन करने का कि क्या है, प्रोसेस। तो जब प्रोसेस है तो इस प्रोसेस में निश्चित तौर पर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, बिना मिले तो पॉलिनेशन होगा नहीं, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जो पुंकेश्वर, पुष्प में कौन सा मेल होगा, पुंकेश्वर, और फीमेल कौन होगा, मतलब इस प्रोसेस में जो पुंकेश्वर है वो किससे मिल जाता है, गैनोसियम। एंडोसियम गैनोसियम से क्या होगा, मिलेगा, और जब मिलेगा तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, परागन कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ये ओवरऑल हो गया कि पुंकेश्वर जाकर के मिलेगा क्या, स्त्री केसर। लेकिन पुंकेश्वर का कौन सा भाग और स्त्री केसर का कौन सा भाग, तो देखिएगा, हाँ अगर हम पुंकेश्वर की बात करते हैं, ये पुंकेश्वर है आपका, है ना, इसको क्या कहेंगे, पराग कण कहेंगे। ये आपका है पुंकेश्वर, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एम से लिखे इसको, इसको क्या कहेंगे, वती काग्र, स्टिग्मा कहेंगे। अब देखिए परागन यानी कि पॉलिनेशन कब होगा, जब ये मेल है और ये क्या है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। आपस में मिलने का मतलब कि ये जो परागकण है, ये परागकण किसी भी माध्यम से, कोई भी माध्यम से, अगर ये परागकण, अगर ये पॉलीग्रेन कहां चला जाए, वतिकाग्र तक पहुंच जाए, तो यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, परागन कहलाता है। मतलब परागन क्या है, तो परागकण का वतिकाग्र तक, यानी कि पॉलीग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। समझ रहे हैं। अब ये हमने कहा, अब ये तो यहाँ है, ये तो यहाँ है, मान के चलिए कि ये अलग अलग फूल में है, कोई ऐसा नहीं कि सेम ही फूल में होगा, अभी हम बताएंगे इसके प्रकार को। अब ये मेल यहाँ पे है, फीमेल यहाँ पे है ना, या अलग अलग पौधे में है। अब इस परागन को पहुंचना है कहाँ तक, वर्तिका तक, है ना। तो अब इसके बीच में माध्यम, हमने क्या कहा, किसी भी माध्यम से। तो एक तो ये हो सकता है कि बहुत तेज हवा आए और हवा से ये झुक करके कहाँ चला जाए, तो इसके परागकण कहाँ चले आएंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो पहला किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से। दूसरा ये बारिश हो, जब बारिश होगा तो फूल भारी होकर के, लोडेड होकर के क्या हो जाता है, लद जाते हैं। तो जब फिर बारिश होगा तो ये इसके ऊपर गिर जाएंगे, तो पॉलीग्रेन कहाँ चला जाएगा। तो दूसरा जल के माध्यम से या वर्षा के माध्यम से। तीसरा, कई कीट पतंग ऐसे होते हैं जो कि पंखुड़ियों को देख के आकर्षित होता है। कीट पतंगों का रिप्रोडक्शन में कोई योगदान नहीं है, उनका काम बस इतना है, वो तो आते हैं अपना रस चूसने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए कीट पतंग नहीं आते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि भाई कीट पतंग से फूल में कैसे रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका काम क्या है, वो आए किसके चूसने के लिए, फूलों के रस चूसने के लिए, जिसको मकरंद कहते हैं। अब ये मान के चलिए कोई कीट आया, भौरा आया, मधुमक्खी आया, कोई आया, बैठ गया यहाँ पे पुंकेश्वर के कहाँ पे, पराग कोष पे, और वो चूसना उसको क्या किया,
तो जब ये यहाँ पे बैठेगा तो उसके पैर में, उनके पंख में ये पराग कण, छोटे छोटे पराग कण क्या होंगे, चिपक जाएंगे। अब वही कीट या तो उसी पुष्प के वतिकाग्र में बैठ जाए या किसी भी दूसरे पुष्प में बैठ जाए, तो वहां पे कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, पॉलिनेशन। मतलब किसी भी माध्यम से अगर पॉलीग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाए, है ना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। मतलब परागकण के बारे में हम क्या लिखेंगे, तो परागकण का वतिकाग्र स्टिग्मा, ठीक है। तो परागकण यानी कि पॉलीग्रेन का वतिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को यानी कि प्रोसेस को क्या कहते हैं, परागन यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परागन कहलाता है परागकण का वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया, परागकण का अंडाशय तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, परागकण का वतिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। किसका, पॉलिनेशन का, परागन है, हिंदी तो सबका है। हम भी सोचे भाई किसका हिंदी हम नहीं लिखे हैं, हम तो हिंदी है पहले। ठीक है, हो गया। अब हमने कहा कि परागन तभी होगा जब किसी न किसी माध्यम से होगा, है ना। तो कौन कौन सा माध्यम है जिससे पॉलिनेशन हो सकता है, परागन हो सकता है ना जी। हाँ, तो किससे लिखेगा, परागन की विधियां, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, परागन की विधियां, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पहला क्या होगा, वायु द्वारा। और वायु द्वारा जो पॉलिनेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं एनीमोफिलस। एनीमोफिलस आप लोग पढ़ते होंगे ना, एनीमोमीटर, स्पीड ऑफ वाइंड, हवा की गति किसमें मापा जाता है, बस यहाँ पे फिलस शब्द आ जाएगा। वायु है तो क्या हो जाएगा, एनीमोफिलस। जल है तो जल द्वारा, जल को क्या कहेंगे, हाइड्रो होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलस। आपसे पूछ देगा कि वायु द्वारा परागन की विधियों को क्या कहते हैं, एनीमोफिलस, और जल द्वारा हाइड्रोफिलस। ठीक है। कीट के द्वारा, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। बस यहाँ पे एंटोफिलस कर दीजिए।
ठीक है। पक्षी द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। पक्षी भी, छोटी छोटी चिड़िया देखते हैं कभी कभी एकदम फूल है ना, फूलों पे बैठेगा, उसका रस चूस के भाग जाएगा, तो पक्षियों द्वारा। और पक्षियों द्वारा, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोफिलस। और ऑर्निथोफिलस, ठीक है। तो उसके बाद जंतुओं के द्वारा भी होता है ना, उसको कहेंगे जूफिलस। जंतु के द्वारा, किसका एग्जाम्पल, किसका? जंतु वाला। जंतु वाला जैसे कि मान के चलिए कि कोई है ना, जिराफ है या कोई भी जानवर है ना। अब वो मान के चलिए कि एक पौधे को मान ले, कौन? हाँ, ट्रांसफर भी हो सकता है, कहीं नहीं होगा ट्रांसफर, कहीं नहीं होगा। ट्रांसफर जैसे होगा कि अब किसी फूल को खा रहा है, गलती से सामने वाले फूल पे वो टच हो गया, ठीक है, तो पहुंच जाएगा किसी भी माध्यम से, बस पॉलिनेशन होना चाहिए। और उसके लिए जो भी है, हमसे, हम लोग से भी हो सकता है, हमने भी किसी को छुआ, किसी फूल को छुआ, ठीक है, फिर दूसरे फूल को छुआ, तो हमारे माध्यम से भी हो सकता है, कहीं नहीं होगा ज्यादा। हाँ, मेन जनरली जो होता है इन चारों से होता है। ज्यादातर होता है वायु परागन, कीट परागन, जल परागन, ठीक है। चलिए, तो हो गया ये आपका परागन। जंतु का जूफिलस, जूफिलस, हाँ। चलिए, तो ये परागन समझ गए, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के भी प्रकार होते हैं, ठीक है, लिखिएगा, परागन के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागन के प्रकार, ये 9th में होगा मेरे ख्याल से, एक तो 6 10th में, एक 6 में है, 6 में और 10th में, हाँ 6 में 10th में, 6 8 10th में होगा। 6 में तो है, कंफर्म है, और 10th में होगा मेरे ख्याल, 10th में होगा, देखिएगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखिएगा, परागन के जो प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के परागन होते हैं, मतलब पौधों में या पुष्पों में कितने प्रकार के परागन देखने को मिलते हैं? 2। एक होता है स्वपरागन, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है परपरागन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। स्वपरागन और परपरागन। देखिए, स्व का मतलब होता है स्वयं, ठीक है, स्व का मतलब क्या होता है? हाँ, स्वयं। अब स्वयं का मतलब होता है कि जब एक ही पुष्प हो, है ना, स्वयं का मतलब, हाँ, एक ही प्लांट में, सेम पुष्प में
अगर पोलिनेशन होता है तो क्या कहलाएगा? स्वपरागन। समझ रहे? और अगर प्लांट डिफरेंट हो, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, अलग पुष्प, अलग पौधे अलग पुष्प होंगे तो क्या कहलाएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे कि आप देखेंगे कि सेल्फ परागन क्या है कि मान के चलिए कि एक ही पुष्प है ना, एक ही पुष्प है और एक ही पुष्प में जो है ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका हो गया परागकण हो गया, और ये हो गया आपका स्टिग्मा। ये एक ही पुष्प में है, ठीक है, या आप इसे एक ही पुष्प में ठीक है, ये एक ही पुष्प में है। अब ये एक ही पुष्प में है तो इसमें जो पॉलिनेशन होगा, मतलब अगर ये जो है इसमें मिल जाए तो ये क्या कहलाएगा? जैसे कोई कीट आया, इस पे बैठा और फिर इस पे बैठ गया तो क्या हो जाएगा? स्वपरागन। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये इसी पे बैठे, हो सकता है कि कोई कीट आया और ये बैठा इस पे और फिर वो दूसरे पौधे में जाकर के कहाँ बैठ गया? अब कोई दूसरा पौधा है, एक और पौधा है और उसका ये परागकण है और ये आपका क्या है? स्टिग्मा है। अब क्या होगा कि ये जो परागकण है, ये जो आप परागकण देख रहे हैं वो इसमें ना मिलकर के कहां जाके मिल जाए? दूसरे पुष्प के, दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा में जाकर मिल जाए तो ये क्या कहलाएगा? क्रॉस कहलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी फूल हो सकता है। ठीक है, और फिर ये अब इसी का ये क्या है? परागकण है, ये आके मिल गया किस में? तो भी क्या हो जाएगा? पर पराग। तो समझ गए स्वपरागन क्या है और पर परागन क्या है? चलिए तो लिखिएगा स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागन में लिखिएगा किसमें? नहीं, वेरिएशन नहीं आएगा, वो उसका ओवरी में जाके वेरिएशन होगा। उस पुष्प के जिस पुष्प में वो जाएगा उसके ओवरी ओव्यूल पे डिपेंड करेगा। अभी बस पॉलिनेशन हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। जेनेटिक तो डिपेंड करेगा फर्टिलाइजेशन में ना। दो प्रोसेस होता है, एक पॉलिनेशन और एक फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ये पॉलिनेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होगा जब ओवरी में पहुंचेगा। किसको? हाँ, तो नहीं करेगा एक्सेप्ट। ठीक है, वो पॉलिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। पॉलिनेशन तो हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझ रहे? फर्टिलाइजेशन बताएंगे अभी इसके बाद, निषेचन। चलिए लिखिएगा स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन लिखिएगा। यह एक ही फूल पर होता है, यह एक ही फूल पर होता है, एक ही फूल पर होता है, और जब एक ही फूल पर होगा तो एक ही पौधे पर होगा। ये एक ही पौधे, दूसरा लिखिएगा, यह एक ही पौधे के विभिन्न फूलों पर भी हो सकता है। यह एक ही पौधों के विभिन्न फूलों पर भी हो सकता है।
चलिए, अब इसमें दो कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा स्वपरागन में। ठीक है, पहला तो हो गया कि ये एक ही पुष्प के क्या होते हैं, हाँ ठीक है, पहला तो क्या हो गया कि ये एक ही पुष्प के एक फूल पर होगा, और दूसरा हो गया कि एक ही पुष्प के अलग अलग फूल पर भी हो सकते। ये दोनों क्या कहलाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। अब आप डिपेंड करिए कि एक पुष्प है, एक पौधा है ना। अब एक पौधा है तो कोई जरूरी तो नहीं है कि एक पौधा में एक ही फूल होगा, ऐसा तो नहीं है ना। एक पौधा है तो एक पौधा में मान लिया जाए एक फूल है, ठीक है, फिर क्या है, दूसरा फूल है, फिर क्या है, तीसरा फूल है। बहुत सारे फूल होते हैं एक पौधे में, एक ही फूल होता है। गुलाब का पौधा है, गेंदा का पौधा है, तो एक ही तो फूल नहीं होगा ना, एक ही फूल तो नहीं होगा। तो अगर एक ही फूल में, अब इसमें भी क्या है, स्त्री केसर और क्या है, पुंकेश्वर है। इसमें भी क्या है, स्त्री केसर और इसमें भी क्या है, स्त्री केसर और पुंकेश्वर है। तो अब यहां पे दो कंडीशन बचता है, कौन कौन, एक तो ये कि जो पॉलिनेशन होगा वो एक पुष्प में खुद अपने में कर ले, एक सिंगल पुष्प अपने में भी तो कर सकता है, और दूसरा ये होगा कि एक पुष्प का जो परागकण है वो दूसरे पुष्प में जा करके कर ले, है कि नहीं। इसका मतलब जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है वो भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, पहला प्रकार का हो जाएगा कि एक ही पुष्प में परागकण जो है वो बतिकाग्र तक पहुंच जाए, एक ही पुष्प में, लेकिन पौधा एक ही होगा। ये पौधा फिर ऐसा नहीं कि फिर एक पौधा है और इसका ये फूल है, ये दूसरे पौधे में टच नहीं करेगा, ये एक ही पौधे में रहेगा, अपने में रहेगा। जब ये दूसरे में चला जाएगा इसका तो ये क्रॉस हो जाएगा। लेकिन अगर इसका इसमें जा रहा है, इसका इसमें जा रहा है, या इसका इसमें जा रहा है, तो ये क्रॉस नहीं है, ये क्या होगा, सेल्फ होगा। लेकिन अगर ये उठ करके इसमें चला जाए या ये उठ करके इसमें चला जाए तो ये क्रॉस हो जाए, ठीक है। तो एक पौधे में अगर विभिन्न पुष्पों में परागन होता है तो भी वह स्वपरागन ही कहलाता है। समझ रहे बात को, ठीक है। तो लिखिएगा स्वपरागन स्वपरागन दो प्रकार के होते हैं, ऑटोगेमी, गैटोगेमी। इसका हिंदी नहीं है, ऑटोगेमी और जाइटोगेमी, ठीक है। तो ये आपका देखिए, अब ऑटोगेमी क्या है, दिस इज मतलब एक ही पौधे के अगर डिफरेंट फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा है, सॉरी एक ही पौधे के अगर एक फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, और एक ही पौधे के अलग अलग पुष्प में पोलिनेशन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑटोगेमी, ठीक है। तो लिखिएगा ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में लिखिएगा एक ही पुष्प के एक ही पौधे के एक ही पुष्प में होता है। ये क्या होगा, एक ही पौधे के ये सिर्फ एक पुष्प में होगा, दूसरे पुष्प से इसको मतलब नहीं है। ये एक ही पौधे के एक ही पुष्प में होता है, कौन, ऑटोगेमी। और जो जाइटोगेमी है ये एक ही पौधे के अलग अलग पुष्प में होगा, एक ही पुष्प के
एक ही पौधे के अलग अलग पुष्प में होगा। अलग अलग पुष्प में होगा। चलिए, तो ये आपका स्वपरागन हो गया, सेल्फ पोलिनेशन। हाँ, देखिए सेम फ्लावर में होगा तो प्लांट तो एक ही ना होगा, इसमें तो एक ही फूल में हो रहा है तो प्लांट तो एक ही में ना रहेगा। ये एक ही पौधा एक है, फूल अलग अलग है, समझ रहे? बोलिए। ये हरे, देखिए हर एक पुष्प में इस मेल फीमेल होगा कि नहीं? हर एक पुष्प में मेल फीमेल होगा, तो इस पुष्प में भी है ना मेल फीमेल, तो ये अपने से भी तो पॉलिनेशन कर सकता है ना, तो ये ऑटोगेमी हो जाएगा। लेकिन इस प्लांट में और भी तो फूल है, तो अगर इसका पुंकेश्वर इसके स्त्री के साथ चला गया लेकिन पौधा एक ही है तो वो जाइटोगेमी, समझ रहे हैं? एक ही पुष्प में अगर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? और प्लांट एक ही है, घर एक ही है, लेकिन रास्ता भूल गया आदमी जी, तो ये हो जाएगा जाइटोगेमी, है ना? हाँ, समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए। अगर ऐसा हुआ तो है ना, क्रॉस पोलिनेशन होता है तो पुष्प क्या कहता है? मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है किसी और गली जाने लगे। चलिए, हो गया। हाँ, अब लिखिएगा नेक्स्ट आपका है परागन के प्रकार। सॉरी, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या? पर परागन, क्रॉस पोलिनेशन। लिखिएगा पर परागन, क्रॉस पोलिनेशन। पर परागन, क्रॉस पोलिनेशन। तो पर परागन में क्या होगा? अलग अलग पौधे के अलग अलग पुष्प में। लिखिएगा, यह दो अलग अलग पुष्पों पर होता है, यह दो अलग अलग पौधों के अलग अलग पुष्पों पर होता है। यह दो अलग अलग पौधों के अलग अलग पुष्पों पर होता है, अलग अलग पुष्पों पर होता है। ठीक है? चलिए, अब देखेंगे
अब जब पर परागन है, क्रॉस पोलिनेशन है, तो जो सेल्फ पोलिनेशन है इसमें विदाउट माध्यम भी पोलिनेशन हो सकता है, बिना माध्यम के भी पोलिनेशन हो सकता है। किसमें? सेल्फ पोलिनेशन में। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में माध्यम की आवश्यकता, अब एगो यहाँ है, एक दूसरी जगह है, तो माध्यम तो पड़ेगा ना, चाहे वो कीट हो, चाहे हवा हो या वायु हो, कुछ भी हो। तो यानी कि क्रॉस पोलिनेशन माध्यम के बिना संभव नहीं है। यानी कि लिखिएगा, क्रॉस पोलिनेशन पर परागन में माध्यम की आवश्यकता होती है। क्रॉस पोलिनेशन पर परागन में माध्यम की आवश्यकता होती है। क्रॉस पोलिनेशन पर परागन में माध्यम की आवश्यकता होती है। किसमें? हाँ, उसमें कभी कभी रख देते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्रॉस में रखते हैं, लेकिन ये है सेल्फ का ही पार्ट, ठीक है, दोनों में रखते हैं उसको, ठीक है। चलिए, हो गया। तो एनसीईआरटी में जो किया गया वो मीडिएटर पर किया गया, क्योंकि एक प्लांट में भी अगर डिफरेंट फूल है तो बिना माध्यम के जाएगा नहीं, है ना, तो उसके आधार पर आप क्रॉस में रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका पर परागन हो गया, स्वपरागन हो गया। चलिए, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के प्रकार। लिखिएगा, टाइप्स ऑफ फ्लावर। देखिएगा, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की बात करते हैं, पुष्प की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के पुष्प होते हैं, है ना। एक लिंगी, है ना, एक लिंगी पुष्प, यूनिसेक्सुअल जिसको कहेंगे, द्विलिंगी द्विलैंगिक पुष्प, बायसेक्सुअल जिसको कहेंगे, और तीसरा उभयलिंगी पुष्प, ठीक है। उभयलिंगी को क्या कहते हैं? नहीं, पुष्प में अलग नाम है। बायसेक्सुअल वही होता है ना, ठीक, वही होता है, उसको द्विलिंगी बोलिए या उभयलिंगी बोलिए। चलिए, देखिएगा, पहला हो गया आपका एक लिंगी पुष्प, ठीक है, और दूसरा हो गया उभयलिंगी पुष्प, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। चलिए, अब एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प क्या होता है, देखिएगा। एक लिंगी पुष्प जो होता है वैसे पुष्प जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा, है ना। और आपका उभयलिंगिक पुष्प वैसे पुष्प होंगे जिसमें मेल और फीमेल, मतलब पुंकेश्वर और स्त्रीकेसर दोनों पाया जाएगा, ठीक है। लिखिएगा, एक लिंगिक में लिखिए,
लिखिएगा। वैसे पुष्प जिनमें दो प्रजनन भागों में रिप्रोडक्टिव पार्ट, दो प्रजनन भागों में केवल एक ही प्रजनन भाग, केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है या उपस्थित होता है, पाया जाता है, हाँ, केवल एक ही प्रजनन भाग पाया जाता है, उसे एक लिंगिक पुष्प कहते हैं, उसे एक लिंगिक पुष्प कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? एक लिंगिक पुष्प कहेंगे। नाम ही से स्पष्ट है, एक लिंगिक मतलब या तो इसमें मेल होगा या तो दोनों नहीं होगा। मतलब कि एक लिंगिक पुष्प में या तो स्त्री केसर होगा या तो पुंकेसर होगा, दोनों उपस्थित नहीं होगा। लिखिएगा, इसमें या ऐसे पुष्प में स्त्री केसर या इसमें स्त्री केसर या पुंकेसर, इसमें स्त्री केसर या पुंकेसर दोनों में से कोई एक ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब जो एक लिंगिक होगा इसमें या तो एंडोसियम होगा या तो गाइनोसियम होगा, दोनों नहीं होगा, या तो एंडोसियम होगा या तो गाइनोसियम होगा। ठीक है, जबकि उभय लिंगिक में एंडोसियम भी होगा और गाइनोसियम भी होगा। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण आप देखिएगा। ज्यादातर जो आपका रहता है वो है पपीता। ठीक है, और बाकी सब है तो देख के लिख लीजिएगा गूगल पे, लेकिन ज्यादातर इसका पपीता ही रहता है। आइए उभय लिंगिक में लिखिएगा, उभय लिंगिक पुष्प। ठीक है, उभय लिंगी में लिखिएगा, ऐसे पुष्प जिसमें नर एवं मादा, ऐसे पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, नर एवं मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। मतलब इसमें एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों उपस्थित रहेगा। ठीक है, जैसे गरहुल, जैसे सरसों। ठीक है, जैसे गरहुल, जैसे सरसों। सरसों का फूल, मस्टर्ड फ्लावर, हाँ
सरसों का फूल। ठीक है, तो ये एक लिंगी और द्विलिंगी फूल है। ज्यादातर इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन एक लिंगिक पुष्प है, कौन द्विलिंगिक पुष्प है। तो एक लिंगिक में बस आप पपीता याद रखिएगा और उभय लिंगिक में गड़हुल और सरसों। इससे ज्यादा विकल्प आज तक नहीं दिया गया है। चलिए लिख लिए, तो ये समझ गए। हाँ बोलिए। ये एजी है, मतलब या तो ए अथवा जी, या तो एंडोसियम या तो गाइनोसियम। इसमें एंडोसियम प्लस गाइनोसियम दोनों रहेगा। अब देखेंगे हम लोग कि पुष्प में किस प्रकार से जनन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो लिखिएगा पुष्प में जनन की प्रक्रियाएं। हम अभी पौधों में नहीं पढ़ रहे हैं, पौधों में जब पढ़ेंगे तो उसमें कायिक प्रबंधन वगैरह सब कुछ, बीज वगैरह देखना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि पुष्प में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए, तो अगर हम जनन की बात करते हैं, पुष्प में जनन प्रक्रिया की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो दो तरह का प्रोसेस होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। पहला आपका हो गया, जिसको आपने अभी तक पढ़ा है, क्या? परागन। और दूसरा निषेचन। फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो परागन और निषेचन। देखिए, अब चाहे हम बात करते हो परागन की, ठीक है, या बात करते हो निषेचन की, एक बात तो तय है, चाहे परागन हो या निषेचन हो, पुंकेसर तो दोनों में होगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो दोनों में होगा, नर जननांग दोनों में भाग लेगा। किसमें? पॉलिनेशन में भी और फर्टिलाइजेशन में भी। तो एक चीज तो इसमें है कि जब परागन की क्रिया होगी तो आपका एक क्या होगा? पुंकेसर होगा, है ना। और पुंकेसर में कौन? परागकण। और उस अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें भी पुंकेसर होंगे, दोनों में होगा। और पुंकेसर में कौन? परागकण। लेकिन परागकण यानी कि पॉलिनेशन में क्या है कि जब परागकण अंडाशय में मिल जाता है, अंडाशय तक पहुंच जाएगा, ओवरी तक पहुंच जाएगा। कहां तक? अंडाशय ओवरी तक पहुंच जाएगा, तो ये पॉलिनेशन होगा और इसमें हमारा क्या बनेगा? फल बनता है। क्या बनता है? फ्रूट। जब परागकण, जब पॉलीग्रेन ओवरी तक पहुंचेगा तो किसका निर्माण होगा? आपसे पूछा जाता है कई बार कि फल कहाँ बनता है? ओवरी में। कहाँ बनेगा? फल कहाँ बनेगा? जो अंडाशय है वहीं पर फ्रूट बनता है। समझ रहे हैं? और जब परागकण कहाँ पहुंचेगा? अंडाणु में पहुंच जाएगा, या जिसे हम कहते हैं कहाँ? बीजांड, ओव्यूल तक पहुंच जाएगा। तो ये जो बीजांड है वो बदल जाएगा किसमें? बीज में, सीड्स में। मतलब जो फल है पॉलिनेशन, और जो बीज का निर्माण होता है किस प्रक्रिया के दौरान? पॉलिनेशन या निषेचन? निषेचन।
आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बीज बनता है कहां बनता है, अंडाणु या बीजांड। नाम से है ना बीजांड, जहां पे बीज का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे हम लोग अगर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वहां भी ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, जहां भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से बीज का निर्माण क्या हो, कहां होगा, बीजांड। अब इसे क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है कि निषेचन की प्रक्रिया के दौरान कौन सा भाग बीज में बदल जाता है, बीजांड, है ना। बीजांड किसमें बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा, सीड्स में बदल जाएगा। और अंडाशय किसमें बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। समझ आ रही है बात को, चलिए नोट करिए। हो गया, नोट कर लिए। चलिए नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा फल का निर्माण अंडाशय में होता है। फल कहाँ बनता है, अंडाशय में, ओवरी, हाँ, फल कहाँ बनता है, अंडाशय में। तो फल का निर्माण अंडाशय में होता है। फिर लिखिएगा बीज का निर्माण बीजांड यानी कि ओव्यूल्स में होता है। बीज का निर्माण बीजांड यानी कि ओव्यूल्स में होता है। समझ रहे बात को, चलिए आगे बढ़े, है ना। अब आपका फ्लावर देख लिए, क्योंकि फल की यहाँ पे चर्चा हो रही है तो फल भी है, छोटा सा पढ़ लेते हैं। फल से भी क्वेश्चन रहता है क्योंकि फल भी तो मॉर्फोलॉजी में ही हम लिखाए थे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्या, फल, फ्रूट्स। तो फल में अभी आपने क्या देखा कि फल कब बनता है, जब परागकण कहाँ पहुंचेगा, बीजांड में, सॉरी अंडाशय में। मतलब कि फल का निर्माण में कौन भाग लेगा, अंडाशय। तो लिखिएगा फल में
फल में लिखिएगा यह अंडाशय ओभड़ी में बनता है। यह अंडाशय में बनता है, मतलब फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय। अगर आपसे पूछा जाए फल का निर्माण कहाँ होगा तो अंडाशय, है ना। तो फल, अगर जनरली हम फल को देखें, फ्रूट को देखें, तो फ्रूट का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। अब अगर हम फल की बात करते हैं, तो अगर फल का निर्माण पूर्ण रूप से अंडाशय में होता है, कोई भी फल अगर मेन रूप से, मुख्य रूप से अंडाशय में बनता है, तो उस फल को हम लोग कहते हैं सत्य फल, ट्रूथ फ्रूट। वैसे फल जिसका निर्माण कहाँ होगा, मतलब वैसे फल जिसके निर्माण में सिर्फ अंडाशय भाग लेंगे, सिर्फ ओभड़ी भाग लेगा, परागकण तो रहेगा ही सब में, सिर्फ ओभड़ी अगर भाग लेगा, तो उस फल को हम लोग क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। और वैसे फल जिसके निर्माण में ओभड़ी के साथ साथ अन्य भी कई चीजें भाग लेती हैं, जैसे दलपुंज, बाह्य दलपुंज, है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, हाँ हाँ, हेलो हेलो, क्लास में है 12 बजे। ठीक है, तो लिखिएगा सत्य फल में, ट्रूथ फ्रूट में, सत्य लिखिएगा। फल दो प्रकार के होते हैं, इसमें ये फल में, हाँ बस अब लिखिए फल के प्रकार। फल दो प्रकार के होते हैं, फल दो प्रकार के होते हैं, पहला सत्य फल और दूसरा असत्य फल, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट या फॉल्स फ्रूट। लिखिएगा पहला सत्य फल, सत्य फल में लिखिएगा सत्य फल, लिखिएगा। ट्रूथ फ्रूट में लिखिएगा यदि फल बनने में, फल दो प्रकार के होते हैं, सत्य फल असत्य फल। अब सत्य फल दे करके डैश दीजिए और लिखिए यदि फल बनने में, यदि फल बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है, अगर फल बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है, तो उसे सत्य फल कहते हैं, तो उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे आम, जैसे आम, नाशपाती, हाँ नहीं सत्य, आम, नाशपाती, तरबूज, है ना, संतरा, कीवी, कीवी इत्यादि। मेन रूप से आम को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ज्यादातर आम ही आपके ऑप्शन में रहेंगे सत्य फल में। लिखिएगा। अब दूसरा लिखिएगा असत्य फल, फॉल्स फ्रूट, असत्य फल, फॉल्स फ्रूट लिखिएगा।
जब फल बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग भी भाग लेते हैं तो ऐसे फल को असत्य फल या आभासी फल कहते हैं। आभासी फल कहते हैं, जैसे सेब, हाँ सेब, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, कटहल। अच्छा, नाशपाती को ही ना पाइनएप्पल कहते हैं, क्या अनानास को कहते हैं? अच्छा अच्छा, नहीं तो उसमें काट दीजिए, इसमें लिखिए, उसको कंफ्यूज कर रहे थे। हाँ, फॉल्स फुट में लिखिएगा नाशपाती, कटहल। इसमें सेब को अंडरलाइन कर लीजिएगा, सॉरी सेब, हाँ। तो बस दो याद रखना है ज्यादातर इसमें, सत्य फल में आम, असत्य फल में सेब। तो सेब इसलिए क्योंकि सेब में क्या होता है, अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन भी भाग लेता है, इसलिए सेब को सत्य फल कहते हैं। ठीक है, तो दो याद रखना है, सत्य में कौन सा, आम, और असत्य में कौन सा, सेब। ठीक है, चलिए, तो ये फल के बारे में ध्यान में रखिएगा, है ना। अब एक लिख लीजिएगा, हाँ हाँ, अंगूर। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, सबको तो अलग अलग, कितना 1 लाख फल है, कितना याद करिएगा। मेन ज्यादातर आपका जो एग्जाम में बार बार रहता है, या तो सेब रहेगा या तो आम रहेगा, बस ये दोनों दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, हाँ, अब जो आप देखेंगे, एक होता है सरल फल, सिंपल फ्रूट। हाँ, सरल मतलब सड़ा हुआ नहीं, सरल मतलब जो महक गया है। सिंपल फ्रूट लिखिएगा, सिंपल फ्रूट, ये असत्य की ही श्रेणी में आता है, या जितने भी फल हैं उनको आप 3 प्रकार से और बांट सकते हैं। सीधे लिखिए सरल फल, उतना बांटा बांटी क्या कीजिएगा। सिंपल फ्रूट जानने से मतलब है ना। अब कुछ फल जो होते हैं काफी सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे सुपारी, अमरूद, सुपारी भी फल है, हाँ ना, सुपारी जो कसेली जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ, पान वाला जो होता है, पान कसेली सुपारी, उसी से ना रजनीगंधा बनता है, नवाबों की पसंद ना, हाँ हाँ, ठीक है, लिखिएगा। तो कसेली लिखिए, सुपारी, केला, अमरूद, खीरा, ककड़ी, टमाटर, मिर्च, अंगूर इत्यादि। कितना लिखिएगा, बहुत है। हाँ, ये सिंपल फ्रूट है, इसमें दोनों आ जाएगा, सत्य असत्य दोनों है। सिंपल है, सरल है, जो काफी सरल तरीके से बनता है। टमाटर भी है, सरल फ्रूट है ना, सब्जी नहीं है टमाटर, याद रखिएगा, टमाटर फल है ना। हाँ, नेक्स्ट लिखिएगा, मिर्च भी याद रखिएगा, सब्जी नहीं है, मिर्च भी फल है, मिर्च, भिंडी भी फल है,
हाँ सिंपल में, भिंडी सिंपल। हाँ मूली, मूली हाँ फल में, रूट में, जड़ में आता है मूली, फल में नहीं आएगा, रूट में आएगा। मूली गाजर ये सब जड़ है, रूट, फल नहीं। फल तभी होगा जब पुष्प में बनेगा। तो मूली में पुष्प होता है क्या? जहाँ पुष्प होगा, हमने क्या कहा, फल कैसे बनेगा? अंडाशय से। जहाँ पुष्प है वहीं सच्चा फल होगा। ठीक है, चलिए एक लिखिएगा, संग्रहित फल, संग्रहित फल कंपोजिट फ्रूट्स, संग्रहित फल कंपोजिट फ्रूट्स। हाँ संग्रहित फल, है ना, संग्रहित फल कंपोजिट फ्रूट। लिखिएगा इसका एग्जाम्पल, जैसे सहतूत, सहतूत, बरगद, गुल्लर, जैसे सहतूत, बरगद, गुल्लर। गुल्लर मतलब बहुत रेयर केस में दिखते हैं ना गुल्लर का फूल होना। हाँ हाँ ठीक है, तो ये सब कंपोजिट होता है। संग अभी तो पता नहीं है खाया जाता है, खाया अच्छा गुल्लर, ठीक है। तो ये आपका हो गया, चलिए ठीक है, देख लीजिएगा खाया जाएगा कि नहीं, खा के देख लीजिएगा। संग्रहित फल समझ गए। और एक क्या बताएं, सरल, सरल फल, सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट क्या होता है कि जिसमें एक अंडाशय में केवल एक ही फल का निर्माण होगा। समझ रहे हैं, एक अंडाशय है, एक फूल है, उसमें एक ही फल बना, दूसरा फल नहीं बनेगा। जैसे टमाटर, उसमें एक ही फल बनेगा, दूसरा फल फिर नहीं बनेगा, तो वो सरल फूल हो जाता है। ठीक है, हाँ। और संग्रहित फूल मतलब जो कि कई दिनों बाद, मतलब एक संग्रह के रूप में एक खास मौसम में, खास सीजन में दिखाई देता है, उसको सहर ये कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ फल के प्रकार हो गए, है ना। हाँ क्या चीज, एक सिंपल है, एक ये आपका है, दूसरा है आपका सरस फल होते हैं। ठीक है, बहुत, हाँ जो आम हो गया, सरस फल जूसी फ्रूट हो गया, आम हो गया, लीची हो गया। ठीक है, सरस फल मतलब समझ रहे हैं, जो रसीले फल होते हैं, है ना। आम आपका, लीची हो गया, तरबूज हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा रस पाए जाते हैं, तो वो हो गया सरस फल। हाँ सरस को कहते हैं अंग्रेजी में सुक्रुलेंट फ्रूट्स। जो तो सुक्रू मतलब जो सुक्रोज जो होता है, जिसमें पढ़े तो ना, जो मीठी शर्करा जिसमें होता है। आम हो गया जी, आम इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो, तो ये आपके फल के हो गए। एक आपको चार्ट हम अगले क्लास में लिखा देंगे कि पूछा जाता है कि फल, कौन से फल का कौन सा भाग खाया जाता है। जैसे सेब का कौन सा भाग खाया जाएगा, सेब का पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, हाँ, लीची का एरिन, आम का फल भित्ति। हाँ ठीक है, तो ये लिखा देंगे, ये आप लोग लिख लीजिएगा किताब में देख करके, लिखा देंगे, लिखा देंगे, है ना। हाँ सब इधर उधर मिक्स करके बात कर देता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो इसमें अगर फल में ये सब जो दिखा लिखा है, सब बकवास याद नहीं करिएगा, दो याद करिएगा, सत्य फल और बस। सत्य फल में आप लोग देख लीजिएगा, और असत्य फल में, सत्य फल में कौन है, आम, असत्य फल में सेब। अगर क्वेश्चन पूछा तो 100% यही दोनों विकल्प रहेगा। आपका क्वेश्चन 67 में पूछा भी गया था। हाँ
कटहल वाला, हाँ, तो यही सब रहेगा, सेब आम कटहल, इससे ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पत्ती के बारे में, है ना, जड़ तना